वो रात 14 अप्रैल की अजीब तरह से शांत थी। ऐसी शांति जो भारी महसूस होती है, जैसे दम घुट रहा हो। चांद काले बादलों की मोटी चादर के पीछे छिपा था और मुंबई की सूनी सड़कों पर एक ठंडी हवा सरसराहट कर रही थी, अपने साथ एक अनकही आशंका लिए हुए। मैं स्टेशन पर अपनी डेस्क पर था, पिछली केस की कुछ कागजात खत्म कर रहा था। सन्नाटा केवल कंप्यूटर की धीमी गूंज और कभी कभार दूर से आती सायरन की आवाज से टूट रहा था। शहर जो कभी सोता नहीं आखिरकार सो गया लगता था, लेकिन मेरे लिए, इंस्पेक्टर अजय के लिए, रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अक्सर ऐसी ही अजीब शांति के बाद इंसानी फितरत के सबसे हिंसक तूफान आते हैं। जैसे ही मैं दिन खत्म करने वाला था, मेरी डेस्क पर रखा फोन एक तीखी, चुभने वाली आवाज के साथ बजा, जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया। आवाज से मैं उछल पड़ा। ये कंट्रोल रूम से कॉल थी। एक मर्डर की खबर मिली थी। पता पॉश मलाबार हिल इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट का था। मेरी 15 साल की पुलिस सेवा में निखर चुकी मेरी इंस्टिंक्ट्स तुरंत हाई अलर्ट पर आ गईं। ऐसे हाई सोसाइटी बिल्डिंग में मर्डर दुर्लभ और हमेशा पेचीदा होता था। मैंने अपनी जैकेट और सर्विस रिवॉल्वर उठाई। अपने भरोसेमंद सबॉर्डिनेट कांस्टेबल शिंदे को लोकेशन पर मिलने के लिए कहा। शहर एक नए गहरे राज के साथ जागने वाला था। मलाबार हिल तक की ड्राइव तेज थी। खाली सड़कों ने हमारी पुलिस जीप को रात में तेजी से आगे बढ़ने दिया। जैसे ही हम ऊंचे ओशन व्यू अपार्टमेंट्स के पास पहुंचे, वह बिल्डिंग उदास आसमान के खिलाफ एक अंधेरे संतरी की तरह खड़ी थी। कुछ पेट्रोल कारें पहले से ही बाहर खड़ी थीं। उनकी चमकती नीली और लाल बत्तियां बिल्डिंग के बेदाग सफेद फसाड पर एक भयानक दृश्य बना रही थी। जगह की सामान्य शांति भंग हो गई थी। उसकी जगह डर और भ्रम का माहौल था। अपने नाइट क्लॉथ्स में निवासी अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे। उनके चेहरे जिज्ञासा और डर के मिश्रण से भरे हुए थे। यह अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, यह एक क्राइम सीन बन गया था। लॉबी में घुसते ही बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह नाम का एक घबराया हुआ आदमी मेरी तरफ भागा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी जब उसने बताया कि उसने एक जोरदार बहस सुनी थी, जिसके बाद 12वीं मंजिल पर मिस्टर विक्रम शर्मा, एक अमीर बिजनेसमैन के फ्लैट से एक अकेली भयानक चीख आई थी। वह हिचकिचाया था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन एक और निवासी ने आखिरकार पुलिस को बुलाया था। हर डिटेल, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अब क्रूशियल थी। इस रात की कहानी आकार लेने लगी थी और उसका शुरुआती अध्याय डर और खून में लिखा गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ा, खुद को 12वीं मंजिल पर आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार किया। फ्लैट 1201 का दरवाजा थोड़ा खुला था। केओस की दुनिया में एक खामोश न्योता। अंदर कदम रखते ही सीन एक भयानक अव्यवस्था का था। शानदार लिविंग रूम, जो कभी एलिगेंस की तस्वीर रहा होगा, अब एक हिंसक संघर्ष का गवाह था। एक पलटी हुई मेज, टूटे हुए फूलदान के टुकड़े और बिखरे हुए कुशन महंगे फारसी कालीन पर बिखरे पड़े थे। इन सब के बीचों बीच विक्रम शर्मा का शव पड़ा था। वह अपनी पीठ के बल लेटा था। उसकी छाती पर एक गहरा, अकेला स्टैब वाउंड था। उसकी आंखें खुली थीं, सदमे और धोखे की अंतिम अभिव्यक्ति में जमी हुई थी। हवा में खून की धात्विक गंध भरी हुई थी, जो महंगी परफ्यूम की हल्की गंध के बिल्कुल विपरीत थी, जो अभी भी लिंगरिंग थी। मेरी टीम और मैंने क्राइम सीन को सुरक्षित करने का पेनस्टेकिंग प्रोसेस शुरू किया। डॉ. सालुंके के नेतृत्व में फोरेंसिक यूनिट ने अपना मेटिकुलस काम शुरू किया। फिंगरप्रिंट्स के लिए डस्टिंग करना, फाइबर्स इकट्ठा करना और कमरे के हर इंच की फोटोग्राफी करना। हर ऑब्जेक्ट एक खामोश गवाह हो सकता था, हर दाग एक संभावित सुराग। मैंने दूर से शव को देखा। विक्रम की कलाई पर महंगी घड़ी और उसकी उंगली पर हीरे की अंगूठी को नोट किया, जिससे पता चलता था कि डकैती प्राथमिक मकसद नहीं था। यह व्यक्तिगत लग रहा था। हत्यारा कोई अजनबी नहीं था जो टूटकर अंदर आया था। हत्यारा वह था जिसे विक्रम जानता था, जिस पर उसने शायद अपने आखिरी पलों तक भरोसा किया था। कमरे के एक कोने में एक सोफे पर हडल्ड और एक कंबल में लिपटी विक्रम की पत्नी रिया बैठी थी। वह अनकंट्रोलेबली रो रही थी। उसका चेहरा पीला और आंसुओं से सना हुआ था। उसके बगल में उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था विक्रम का छोटा भाई समीर। वह डिस्ट्रॉट लग रहा था। उसकी आंखें लाल और दुख और गुस्से के मिश्रण से भरी हुई थी। पुलिस के आने पर फ्लैट में वे सिर्फ 2 अन्य लोग थे, जिससे वे हमारी जांच के प्राथमिक विषय बन गए। मुझे उनके पास जाना था, उनकी कहानियां सुननी थीं, लेकिन मुझे पता था कि उनके आंसुओं और दुख के पीछे इस कमरे में क्या हुआ था, उसकी सच्चाई छिपी हुई थी, खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। मैंने रिया से शुरुआत की।
सिसकते हुए उसने दावा किया कि वह बेडरूम में थी जब उसने विक्रम को लिविंग रूम में किसी के साथ जोर से बहस करते सुना। उसने कहा कि वह बाहर आने से बहुत डरी हुई थी। उसने बताया कि विक्रम और उसके भाई समीर महीनों से अपने पारिवारिक व्यवसाय को लेकर हीटेड डिस्प्यूट्स कर रहे थे। उसके बयान ने तुरंत समीर पर संदेह की छाया डाल दी। जब मैं उसकी तरफ मुड़ा, समीर ने किसी भी इन्वॉल्वमेंट से जोरदार इनकार किया। उसने विक्रम के साथ उसी दिन पहले एक वित्तीय मामले पर बहस करने की बात स्वीकार की, लेकिन कसम खाई कि वह हत्या से कई घंटे पहले अपार्टमेंट छोड़ चुका था। उसने दावा किया कि वह रिया के पैनिक कॉल के बाद ही लौटा था। उनकी कहानियां कन्फ्लिक्टिंग थीं, आरोपों और इनकार का एक जाल। जांच क्राइम सीन से स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम तक चली गई। एक एक करके हमने विक्रम शर्मा से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की। हमने उसके बिजनेस पार्टनर्स, उसके दोस्तों और उसके ऑफिस के स्टाफ से बात की। एक ऐसे आदमी की तस्वीर उभरने लगी जो सफल और सम्मानित था, लेकिन रूथलेस और कंट्रोलिंग भी था। उसके भाई समीर के साथ बिजनेस राइवलरी आम जानकारी थी। कई लोगों का मानना था कि विक्रम जानबूझकर समीर को साइडलाइन कर रहा था, उसे उस कंपनी से बाहर धकेल रहा था जिसे उनके पिता ने बनाया था। इससे समीर के लिए एक मजबूत मोटिव मिला और उसके खिलाफ केस हर टेस्टिमोनी के साथ बनता दिख रहा था जो हमने इकट्ठा की थी। हालांकि केस के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। समीर का अपने भाई के प्रति गुस्सा जेन्युइन था, लेकिन हत्या के समय के लिए उसका एलिबी भी काफी सॉलिड था। उसने दावा किया कि वह शहर के उस पार एक स्पोर्ट्स बार में था और कई गवाहों, जिसमें बारटेंडर भी शामिल था, ने उसे वहां देखा होने की पुष्टि की। जबकि टाइमलाइन टाइट थी, उसके लिए अपराध करना असंभव नहीं था। हमें विक्रम के ऑफिस रिकॉर्ड से एक महत्वपूर्ण डिटेल भी मिली, करोड़ों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें रिया को एकमात्र बेनिफिशियरी नामित किया गया था। अचानक ग्रीविंग विडो के पास भी एक शक्तिशाली मोटिव था। सच्चाई का रास्ता और अधिक पेचीदा होता जा रहा था। फोरेंसिक्स रिपोर्ट अगले दिन आई और यह गेम चेंजर थी। डॉ सालुंके की टीम को कुछ दिलचस्प मिला था। जबकि लिविंग रूम अस्त व्यस्त था, हत्या का हथियार, एक किचन चाकू, फिंगरप्रिंट्स से साफ कर दिया गया था। हालांकि उन्हें बेडरूम के दरवाजे के हैंडल पर एक पार्शल प्रिंट मिला, जो विक्रम, समीर या किसी भी घरेलू स्टाफ का नहीं था। इसके अलावा खून के छींटों के पैटर्न के विश्लेषण से पता चला कि पीड़ित पर हमला करते समय वह शायद बैठा हुआ था, न कि जैसा कि अस्त व्यस्त कमरे से लगता था कि वह खड़े होकर संघर्ष कर रहा था। सीन को हत्या के बाद एक झूठा नैरेटिव बनाने के लिए स्टेज्ड किया गया हो सकता है। इस नई जानकारी से लैस होकर मैंने रिया से दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया। उसकी शुरुआती कहानी यह थी कि वह बेडरूम में छिपी हुई थी, बाहर आने से बहुत डरी हुई थी। लेकिन दरवाजे के हैंडल के उसके तरफ का पार्शल फिंगरप्रिंट पजलिंग था। अगर वह अंदर थी तो उसका प्रिंट बाहर के हैंडल पर क्यों होगा? मैंने उसे इस इनकंसिस्टेंसी के साथ कन्फ्रंट किया। मैंने कामली सबूत पेश किए, उसके चेहरे पर दुख से घबराहट में बदलते भावों को देखा। उसकी कंपोजर टूटने लगी। वह शब्दों के लिए लड़खड़ा रही थी। हर सवाल के साथ उसकी कहानी थोड़ी बदल रही थी। ग्रीविंग विडो का नकाब उतरने लगा था और मुझे पता था कि मैं उस भयानक रात की सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। पहेली का आखिरी टुकड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आया, बिल्डिंग का सिक्योरिटी सिस्टम। जबकि लॉबी में सीसीटीवी उस रात कन्वीनियंटली खराब था, पार्किंग गैराज में एक कैमरा पूरी तरह से काम कर रहा था। फुटेज में समीर को रात 8 बजे बिल्डिंग छोड़ते हुए दिखाया गया, जैसा उसने दावा किया था। इसमें उसे बहुत बाद में लौटते हुए भी दिखाया गया, रिया के फ्रैंटिक कॉल के बाद। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई और व्यक्ति बिल्डिंग में घुसते या निकलते हुए नहीं दिखा जो संभावित संदिग्ध हो सकता था। इसका मतलब था कि हत्यारा वह था जो रात 8 बजे से पहले ही अपार्टमेंट के अंदर था। जांच का ध्यान अब सीधा रिया पर वापस आ गया। मैंने रिया को पूछताछ के आखिरी दौर के लिए बुलाया। इस बार मैंने उसके सामने मेज पर सभी सबूत रख दिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टेज्ड क्राइम सीन, फोर्स्ड एंट्री की कमी, समीर का वेरीफाइड एलिबाई और बेडरूम के दरवाजे पर डैमिंग फिंगरप्रिंट। उसकी बहस सुनने और तीसरे व्यक्ति के मौजूद होने की कहानी पूरी तरह से बिखर गई थी। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया, उस फ्लैट में कोई और नहीं था, तुम और विक्रम ही थे। हमें बताओ कि असल में क्या हुआ था। सबूतों का बोझ सहना मुश्किल था। उसका मुखौटा पूरी तरह से टूट गया और अब जो आंसू बह रहे थे वे दुख के नहीं बल्कि अपराध बोध के थे। टूटी हुई आवाज में रिया ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने अपने पति
विक्रम के हाथों सालों के इमोशनल अब्यूज और कंट्रोल की बात की। उस रात उनकी बहस हुई थी और उसने उसे धमकी दी थी। गुस्से और डेस्परेशन के एक पल में उसने किचन से चाकू उठाया और उस पर हमला किया जब वह सोफे पर बैठा था। जो उसने किया था उसे महसूस करके वह घबरा गई। उसने सीन को संघर्ष जैसा दिखाने के लिए स्टेज्ड किया और समीर को फंसाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि उनके पब्लिक डिस्प्यूट्स उसे परफेक्ट स्केपगोट बना देंगे। ये एक किनारे पर धकेली गई महिला की दुखद कहानी थी, लेकिन यह हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकती थी। हमने रिया शर्मा को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़ी लगाकर ले जाया गया तो हवा में एक गहरा दुख छा गया। एक जान चली गई थी और दूसरी अब बर्बाद हो गई थी, एक सिंगल इरिवर्सिबल एक्ट के परिणामों में फंसी हुई थी। ये केस हम सभी के लिए एक स्टार्क रिमाइंडर है। कानून अल्टीमेट अथॉरिटी है। दर्द, गुस्सा या परसीव्ड इनजस्टिस चाहे कुछ भी हो, कानून को अपने हाथों में लेना कभी भी जवाब नहीं होता। यह केवल और अधिक त्रासदी की ओर ले जाता है, हिंसा और दुख का एक विशेष साइकिल बनाता है। न्याय मांगा जाना चाहिए, न कि जब्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यह तय करता है कि वह कानून से ऊपर है तो हमारे समाज की नींव ही उखड़ने लगती है, और यह किसी के लिए भी चुकाने के लिए बहुत बड़ी कीमत है।